बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में मैं KPPSC लेक्चरर कंप्यूटर साइंस का पास पेपर प्रेजेंट करने लगा हूँ। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक पास पेपर जो कि KPPSC ने कंडक्ट करवाया था 23/5/2023 को हूँ, जो कि इस मौजूदा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए प्ले लिस्ट के लिंक पे आपको वीडियो मिल जाएगी और इसके साथ ही सिलेबस के हवाले से भी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में जो पेपर मैं प्रेजेंट करने लगा हूँ ये कंडक्ट हुआ था 2020 में। तो चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज शेयर कर देना चाहता हूँ कि ये जो मौजूदा शेड्यूल चल रहा है इसके मुताबिक 23/6/2023 को पेपर कंडक्ट होने वाला है, जिसमें 35 सीट्स जो है वो मेल के लिए और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है 3808 है। और साथ ही अगर फीमेल का कोटा देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 10 है और साथ में 422 नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं। तो फीमेल के हवाले से अगर देखा जाए तो इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मेल की निस्बत इनका कंपटीशन कम नजर आ रहा है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ टेम्परेरी वेरिएबल्स नीडेड टू स्वेप द कंटेंट्स ऑफ टू वेरिएबल इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है 0। अब ये आप किस तरह से कर सकते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने देखना है यहाँ पे एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल बी है, इनको वैल्यूज असाइन किए। इफ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3 हो तो आपने इन एक्सप्रेशंस को फॉलो करना है। हमने क्या किया कि a को a प्लस b असाइन किया, तो a की जो वैल्यू है वो 2 है और b की वैल्यू 3 है। इनको सम अप करके a को असाइन किया तो 2 + 3 5 हो गया, तो a की वैल्यू अपडेट होके 5 हो गई। अब b की तरफ आते हैं, a माइनस b किया है तो a की जो अपडेटेड वैल्यू है वो 5 है और -2 यानी कि b की जो -3 यानी कि b की जो वैल्यू है वो 3 है। तो 5 - 3 जब किया तो 2 इसकी वैल्यू बन गई b की। तो इनिशियली a की वैल्यू 2 थी, अब b की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब a की जो वैल्यू हमने अपडेट की थी वो 5 थी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, a इक्वल टू a माइनस b यानी कि 5 - 2 करते हैं, तो a की जो दोबारा से वैल्यू अपडेट होगी वो 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि विदाउट एनी एक्स्ट्रा वेरिएबल हमने इनकी वैल्यूज को स्वैप कर दिया इन एक्सप्रेशन के इस्तेमाल करते हुए। इसी तरह आप मल्टीप्लाई और डिवाइड को इस्तेमाल करते हुए भी यही काम कर सकते हैं। सो टेम्परेरी वेरिएबल्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है इनकी वैल्यूज को स्वैप करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ए वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप डबल इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोट देन। तो हमें कौन सा काम करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डबल और फ्लोट क्या चीज है। हमारे पास एक नंबर होता है, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर। सम टाइम हम उसके साथ इशारिया लगा के उसके बाद भी कुछ नंबर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 5.5 5.5 वगैरह। इशारे के बाद जो पर्सियन लेवल होता है यानी कि इशारे के बाद हम कितने नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 5.5 4 6 7 8 2। इस तरह की सिचुएशन को हम क्या करते हैं, इशारे को लिमिट करते हैं कि हम इतने नंबर्स तक इशारे के बाद वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। तो उसकी दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एक है डबल और दूसरा है फ्लोट। अब अगर डबल की बात की जाए तो इसमें हम 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप हम यूज कर सकते हैं, जो कि हमें हायर प्रेसिजन प्रोवाइड कर। हायर प्रेसिजन का मतलब कि इशारे के बाद हम मैक्सिमम नंबर यानी कि फ्लोट की निस्बत ज्यादा वैल्यूज यूज कर सकते हैं। और फ्लोट की अगर बात की जाए तो इसमें हम 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट डेटा यूज कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चला कि डबल को इस्तेमाल करते हुए हम इशारे के बाद ज्यादा नंबर लगा सकते हैं और फ्लोट को इस्तेमाल करते हुए हम इशारे के बाद डबल की निस्बतन कम नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब किसी डबल नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कुछ इशारे आखिर में से रिमूव करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको कहा जाता है राउंडिंग प्लेस, यानी कि जो एक्स्ट्रा बिट्स होंगे, जैसे कि 5.56 को राउंड ऑफ किया जाए तो वो बनता है 5.5। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि ये डबल और फ्लोट को जस्टिफाई नहीं करती, क्योंकि डबल में हम काफी ज्यादा पॉइंट्स के बाद नंबर यूज कर सकते हैं और फ्लोट में कम कर सकते हैं। और मैंने जो आपको एग्जांपल दी उसमें हमने इशारे के बाद सिर्फ 2 नंबर यूज किए हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे शुड बी द सेम डेटा टाइप एंड स्टोरेज क्लास। तो ये दुरुस्त है, किसी भी एरे में सेम डेटा टाइप ही होते हैं। द नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट्स डिटरमिन द डायमेंशन ऑफ एरे। तो ये बात भी दुरुस्त है। अब करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, बोथ ऑफ दीज। अगर बात की जाए इसकी नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट की तो ये एरे नेम और साथ में छोटा सा आपको ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इसको
कहा जाता है सबस्क्रिप्ट, और ये डिफाइन करता है कि इस एरे की डायमेंशंस क्या होंगे। तो यहाँ पे सिंगल डायमेंशन एरे है। इसी के साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 2 डायमेंशन यानी कि रोज एंड कॉलम, एक ब्रैकेट की वैल्यू रोज को फॉलो शो कर रही है और दूसरी ब्रैकेट की वैल्यू कॉलम को शो कर रही है। और फिर इसी तरह अगर 3 डायमेंशन की बात की जाए तो इस तरह सबस्क्रिप्ट से 3 वैल्यूज दी गई है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है सी। फिर उसके बाद आता है इनिशियलाइजेशन कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ डेफिनेशन इफ द स्टोरेज क्लास ऑफ द एरे इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑटोमेटिक। और ये किस तरह से है, अगर ऑटोमेटिक की बात की जाए, अगर हम सी या सी प्लस प्लस में ऑटोमेटिक डेटा टाइप यूज करें तो इसमें यह होता है कि जब भी हमारा डेटा ऑटोमेटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर होता है तो इसकी जो स्टोरेज ड्यूरेशन होती है वो ऑटोमेटिक होती है। यानी कि जब वो फंक्शन कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली उसके वेरिएबल्स को मेमोरी अलोकेट कर दी जाएगी, और जैसे ही वो फंक्शन एग्जिट होगा तो ऑटोमेटिकली उसके वेरिएबल्स को डी अलोकेट कर दिया जाएगा। तो इसमें हमें यह फायदा होता है कि जब फंक्शन कॉल होगा तभी वेरिएबल को मेमोरी अलोकेट होगी, और फंक्शन एग्जिट होते साथ ही ऑटोमेटिकली मेमोरी डी अलोकेट हो जाएगी। तो इस तरह हम मेमोरी को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज यूजेस द फुल स्टॉप एज ए सेंटेंस सेपरेटर एंड टर्मिनेटर, ये दोनों हम यूज कर सकते हैं। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है सी। ओवरलोडिंग इज अ फंक्शन हैविंग द सेम नेम बट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। और फिर उसके बाद एन ऑपरेटर हुज मीनिंग इज डिटरमिन्ड बाय द ऑपरेंड टाइप्स। ओवरलोडिंग की अगर बात की जाए तो एक क्लास के अंदर हम ऐसे फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जिनका नेम सेम होता है, और फिर उनमें डिफरेंस क्या होता है, उनमें पैरामीटर्स का डिफरेंस हो सकता है, उनकी रिटर्न टाइप में डिफरेंस हो सकता है। लेट्स सपोज हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नेम है एसन, और उसको पैरामीटर हमने कोई असाइन नहीं किया यानी कि 0 पैरामीटर। एक और दूसरा फंक्शन बनाया विद द नेम एसन, और उसको हमने एक पैरामीटर असाइन कर दिया। तो अब इन दोनों के नेम तो सेम है लेकिन पैरामीटर वाइज एक दूसरे से डिफरेंट है। एक 0 पैरामीटर वाला है और एक 1 पैरामीटर वाला है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है इसको कहा जाता है ओवरलोडिंग। और यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो है सी, यानी कि ए एंड बी दोनों ऑप्शन इसके दुरुस्त हैं। इफ द पैरामीटर्स आर पास्ड बाय द नेम द आउटपुट विल बी। अब इसके आउटपुट के हवाले से मैं आपको कुछ क्लियर नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पे जो इसको प्रोग्रामिंग कोड दिया हुआ था वो यहाँ से मिसिंग है, लेकिन मैं आपको प्लान करना चाहता हूँ पैरामीटर्स जो कि पास्ड बाय नेम, और इसके साथ ही 2 और चीजें हैं जिसको हम पास बाय रेफरेंस और पास्ड बाय वैल्यू कहते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं पास बाय वैल्यू की, कि जब हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं और उसके अंदर जो पैरामीटर पास बाय वैल्यू करते हैं तो वो फंक्शन जाके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है और कुछ वेरिएबल्स में चेंजेस परफॉर्म करता है, लेकिन वो जो चेंजेस उसने परफॉर्म की होती हैं वो तब तक ही मेंटेन रहते हैं जब वो फंक्शन कॉल हो रहा होता है, यानी कि फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। और जैसे ही वो फंक्शन एग्जिट होता है तो उसकी परफॉर्म की हुई चेंजेस जो है वो रिमूव कर दी जाती हैं, यानी कि उसने 2 वेरिएबल्स को प्लस किया तो जब तक वो फंक्शन अंडर द कॉल है वो उसका रिजल्ट्स मेंटेन रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो फंक्शन एग्जिट हुआ तो उसका जो रिजल्ट था वो रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये चीज है पास बाय वैल्यू। फिर उसके बाद आते हैं पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस में ये होता है कि जब हम उस फंक्शन को कोई पैरामीटर या वैल्यूज असाइन करके कॉल करते हैं तो उसने जो चीज परफॉर्म की है, यानी कि उसने कोई एडिशन परफॉर्म की है, 5 + 2 किया है, तो इसका जो रिजल्ट 7 जनरेट होता है, तो जब वो फंक्शन एग्जिट करेगा तो तब भी उसका रिजल्ट मेंटेन ही रहेगा, उसके रिजल्ट्स को रिमूव नहीं किया जाएगा। तो ये चीज कहलाती है पास बाय रेफरेंस। अब पास बाय नेम की अगर बात की जाए तो पास बाय रेफरेंस और पास बाय नेम ये दोनों मिलती जुलती चीजें हैं, लेकिन इनको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे शो करता हूँ, जैसे कि बाय सब्स्टिट्यूटिंग द एक्चुअल पैरामीटर इन द फंक्शन बॉडी, द फंक्शन बॉडी कैन बोथ रीड एंड राइट द गिवन पैरामीटर्स। इन दिस सेंस द इवैल्यूएशन मेथड इज सिमिलर टू द पास बाय रेफरेंस। यहाँ पे पास बाय नेम और पास बाय रेफरेंस के हवाले से बात हो रही है क्योंकि सिमिलर मेथड्स हैं इवैल्यूएशन के हवाले से, बट द डिफरेंस इज देयर द सिंस विद द पास बाय नेम द पैरामीटर इज इवैल्यूएटेड इनसाइड द फंक्शन एंड a parameter such as ai depends on the current value of I inside the function rather than referring to the value at the ai before the function was called। इन दोनों में डिफरेंस क्या है
हैं कि अगर पास बाय नेम को देखा जाए तो फंक्शन के अंदर उस आई वेरिएबल यानी कि आई वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उसके बेस पे वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, बजाय इसके कि वो फंक्शन कॉल होने से पहले उसकी जो वैल्यू बनती थी ए आई की उस पे फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये है पास बाय नेम। और इसी तरह अगर पास बाय रेफरेंस की बात की जाए तो वो बिफोर वैल्यू को कंसिडर करता है फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब उसके बाद है बाइंडिंग कैन नॉट बी डन। अब बाइंडिंग की 3 कैटेगरीज होती हैं। स्टैटिक बाइंडिंग जो कि हम कोड करते हुए बाइंड करते हैं, फिर उसके बाद लोड टाइम बाइंडिंग और फिर रन टाइम या डायनामिक बाइंडिंग जिसको कहा जाता है। तो ये तीनों कैटेगरीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है नन ऑफ दिस। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो कि फंक्शन में हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2x प्लस 6 और जो इंटरवल दिया हुआ है 0 से 2 तक। तो हम x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे रिजल्ट जो जनरेट हो फंक्शन का वो मैक्सिमम हो। तो हमारे पास जो इंटरवल दिया हुआ है x की वैल्यू का वो 0 से 2 तक है। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये जो टर्म है 0 बन जाएगी। और इसको अगर देखा जाए तो 2 इंटू 2 4 और प्लस 6, तो 4 प्लस 6 10 हो गया। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनती है वो 10 बनती है। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ दिस सेट, तो सेट है हमारे पास 1 2 3 4, इसमें वैल्यूज हैं और टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यूज है यहाँ पे 4 है। तो इसके लिए आपने फार्मूला यूज करना होता है समेशन, जिसकी वैल्यूज n से स्टार्ट होती है और m तक जाती है। इनिशियली n की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू यहाँ पे हम 4 देखते हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इस सेट में 4 है। तो m की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गई और इसके साथ एक फंक्शन है जिसके पैरामीटर्स हैं m और n। तो s को अगर देखा जाए तो s इक्वल होता है 1 ओवर n फैक्टोरियल्स और फिर समेशन जो कि k इक्वल टू 0 से स्टार्ट होती है और n तक जाती है और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 1 की पावर k और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है कंप्यूटेशन जिसके n और k के रेंज में n माइनस k की पावर m है। और इसको अगर हम देखें s1 की हमने वैल्यू फाइंड की जिसमें हमने 1 कैलकुलेट किया, फिर s2 की वैल्यू फाइंड आउट की जिसमें 7 कैलकुलेट किया और इसी तरह से s3 और s4 की वैल्यूज। तो ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद हमने इनको s1 प्लस s2 प्लस s3 और s4 को सम अप किया, यानी कि 1 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 1 इक्वल टू 15 आ गए। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो बनती है 15 बनती है। इन ए पेज मेमोरी द पेज हिट रेशियो इज 0.35. द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस द पेज इन सेकेंडरी मेमोरी इज इक्वल टू 100 nanosecond. The time required to access a page in a primary memory is 10 nanosecond. तो हमने यहाँ पे फाइंड करना है the average time required to access a page. तो सबसे पहले आपको मैं हिट रेशो बताता हूँ कि अगर कोई पेज मेमोरी में अवेलेबल है और वो एक्सेस हो जाता है तो उसको कहा जाता है हिट रेशो, और अगर वो एक्सेस नहीं होता तो उसको कहा जाता है पेज मिस और उसको फिर सेकेंडरी मेमोरी से लोड करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक अवेलेबल है, सबसे पहले हमने देखा कि पेज हिट रेशो जो हमें दिया हुआ है 0.35 यानी कि 35% बनता है। फिर उसके बाद है टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस ए पेज। अगर कोई पेज मिस हो जाता है तो सेकेंडरी मेमोरी से एक्सेस करने के लिए हमें 100 नैनोसेकंड्स चाहिए, और अगर वो पेज हिट होता है यानी कि वो मेन मेमोरी में पेज अवेलेबल है तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें 10 नैनोसेकंड्स चाहिए। और हम जो कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं एस्टिमेटेड एक्सेस टाइम जो कि इक्वल है पेज हिट रेशो जो कि 0.35 है और टाइम फॉर हिट जो कि 10 नैनोसेकंड्स है, और फिर प्लस यहाँ पे हमने पेज मिस को फाइंड आउट करना है यानी कि 1 माइनस पेज हिट रेशो। तो इसका जो रिजल्ट निकलता है वो निकलता है पेज मिस में। तो यहाँ पे 1 माइनस 0.35 करेंगे तो ये 0.65 जो कि मिस रेशो निकल आ जाएगी, और टाइम फॉर ए मिस जो कि है 100 नैनोसेकंड। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और फिर इसको जो हमने प्लस माइनस सरब करके जो वो रिजल्ट निकाला है 68.5 नैनोसेकंड। तो इसकी दुरुस्त ऑप्शन है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग पॉलिसी इज वेल सूटेड फॉर ए टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके लिए जो चीज हमें सूट करते हुए राउंड रॉबिन। एनी गिवन ट्रुथ टेबल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं इन तमाम के साथ हम ट्रुथ टेबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिहाजा इसका दुरुस्त जवाब बनता है ऑल ऑफ दिस। द नंबर ऑफ कॉलम्स इन a state table for a sequential circuit with m flip-flops and n input is
इसकी जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर इज नॉट सुटेबल फॉर रियलाइजिंग द सिम। तो इसके लिए जो दुरुस्त जवाब बनता है वो नहमान। अब सिम क्या होता है? सिंगल इनपुट मल्टीपल डेटा के सिंगल इनपुट के साथ मल्टीपल डेटा को फैच किया जा सकता है। इस पे मैंने बाकायदा तौर पे वीडियोस बनाई हुई है, जैसे कि अगर आप मेरी प्लेलिस्ट की सीरीज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पे जाएं तो उसमें सिंगल इनपुट मल्टीपल डेटा यानी कि सिम और फिर उसके बाद मल्टीपल इनपुट मल्टीपल डेटा यानी कि MIMT इस टाइटल के साथ, इस थंबनेल के साथ आपको वीडियो मिलेगी, जिसको आप देख सकते हैं। क्योंकि मुकम्मल एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में गिवन है। If memory access takes 20 nanoseconds with the cache and 110 nanoseconds without it, then the ratio cache cause and 10 nanoseconds memory। तो इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे टोटल 110 के नैनोसेकंड्स विदाउट कैशे और विद कैशे जो है 20 नैनोसेकंड का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो 90% बनता है। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम एरर कोड। तो इसका जो दुरुस्त जवाब बनता है वो ग्रे कोड। अब मैं जरा इन टर्मिनोलॉजीज के दरमियान डिफरेंस आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्टिकल कोड, जो कि रेफर्स टू ए मेथड ऑफ इनकोडिंग डेटा यूजिंग द लाइट सिग्नल। जैसे कि हम ऑप्टिकल डिस्क इस्तेमाल करते हैं, वो ऑप्टिकल सरफेस पे लेजर बीम को पुट करता है और उसकी मदद से उसको रीड एंड राइट करता है। फिर उसके बाद अगर बाइनरी कोड की बात की जाए तो हमारा जो बेसिक डेटा रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड है वो बाइनरी कोड ही होता है, जिसमें 0 और 1 की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। और फिर उसके बाद आते हैं ग्रे कोड। तो इट इज आल्सो नोन एज ग्रे कोड और रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड विच इज इन बाइनरी नंबरिंग सिस्टम इन विच द कंजेक्टिव वैल्यूज डिफर बाय ओनली 1 बिट। इसमें होता है कि वैल्यूज जो असाइन की जाती हैं उनमें सिर्फ 1 बिट का डिफरेंस होता है और इसको जो यूज किया जाता है तो मुख्तलिफ किस्म के कन्वर्जन के दरमियान, जैसे कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, जैसा कि रोटरी सिस्टम इनकोडर में इसको इस्तेमाल किया जाता है, या डिजिटल कम्युनिकेशन में जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म की कन्वर्जन इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस्तेमाल होता है एरर कोड को डिटेक्ट करने के लिए या उस सीक्वेंस में एरर को डिटेक्ट करने के लिए, और इनकोडिंग और डिकोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। हाउ मेनी फ्लिप फ्लैग सर्किट आर नीडेड टू डिवाइड बाय 16। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है 4। ए कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर टूल यूज्ड इन ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। द डिले बिटवीन जॉब सबमिशन एंड जॉब कंप्लीशन इज कॉल्ड टर्नअराउंड टाइम। Which technique is preferable for transferring a large amount of data to and from the memory in a short time? तो इसके लिए हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हम यूज करते हैं, DMA। A software is to be developed for a system which has small memory। तो इसके लिए हम रिकर्जन को अवॉइड करनी होती है इसमें, और मैक्रोस को हमने नहीं यूज करना होता, बल्कि इसमें फंक्शंस के इस्तेमाल को इनकरेज किया जाता है। इसकी दुरुस्त ऑप्शन जो बनती है वो है सी। A function that does the same operation on different data types is to be implemented using function template। function template के जरिए हम मुख्तलिफ किस्म के operations perform कर सकते हैं different data types पे। The order in which operands are evaluated in expression is predictable if the operator is। तो इसके correct option बनती है D। Which of the following comments about object oriented design of the software is not true। तो इसकी जो दुरुस्त ऑप्शन है an object can belong to 2 classes। तो ये दुरुस्त नहीं है, और इसके अलावा जो बाकी 3 ऑप्शन दी गई हैं ये दुरुस्त है। डिजाइन फेज विल यूजुअली टॉप डाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉड्यूल। तो इसमें हम इंडिपेंडेंस को ज्यादा डिजायरेबल के तौर पे प्रेफर करते हैं। इसके अलावा कपलिंग एंड कोहेसिवनेस की बात की जाए तो कपलिंग जो कहलाती है इट रेफर्स टू अ डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कंपोनेंट in a system के how closely one component is connected to or relies on another component के किसी सिस्टम के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर कितने डिपेंडेबल है। और इसी के साथ अगर कोहेशन की बात की जाए तो किसी एक कंपोनेंट के अंदर परफॉर्म होने वाले टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक दूसरे के साथ लॉजिकली कितने इंटर रिलेटेड हैं, तो इस चीज को कोहेशन कहा जाता है। द एक्सटेंट टू विच द सॉफ्टवेयर कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट
correctly despite the introduction of invalid input is called। अगर किसी फंक्शन को परफॉर्म करते हुए या सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस के दौरान कोई एरर आ जाता है और उस एरर के बाद वो फंक्शन अपने आप को स्टेबल यानी स्मूथली रन करने के काबिल होता है, तो इसके लिए जो टर्मिनोलॉजीज जो इस्तेमाल की जाती है रोबस्टनेस इस्तेमाल की जाती है और इसके दुरुस्त ऑप्शन है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ थ्योरेटिक कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड फॉर इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो ये जो आपके सामने ऑप्शन दी गई है साइक्लोमेट्रिक नंबर्स। ये साइक्लोमेट्रिक नंबर क्या होता है? इट इज आल्सो नोन एज साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। इट इज अ सॉफ्टवेयर मेट्रिक दैट क्वांटिफाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रोग्राम बाय measuring the number of linearly independent paths to its source code. It provides a measure of program's control flow and help assess the potential for errors and understand the difficulty of testing and maintaining the code. फिर उसके बाद है कि in a unit testing module it is found that a set of test data maximum 90% of the code alone were tested with the probability of the success 0.9. The reliability of the method तो ये at most 0.81 होनी चाहिए। The program volume of a source code with the 10 operators including 6 unique operators, 6 operand included, 2 unique operands. The program volume is 48. PL stand for procedural language यानी कि procedural language structure query language block can return data to the SQL plus through the local variable. Which of the following SQL plus command can be used to see the compilation error in the procedural language structure query language? तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं show errors in SQL 10 null value be evaluated using the null keyword. Which of the following is illegal? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है none of these. Which of the following SQL command can be used to add data into a database table? तो इसके लिए हम keyword इस्तेमाल करते हैं insert. The SQL statement select LPAD और इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे कि पहला पैरामीटर्स है ABCD और दूसरा है 10 और फिर इस तरह तीसरा दिया है from a dual print। तो इसको हम जब देखें तो इसकी जो दुरुस्त ऑप्शन बनती है वो है B. The basic programming unit of procedural language structure query language is block. Which of the following package can be used to build dynamic SQL? तो ये तमाम के तमाम पैकेज जो आपको दिए हैं यूज हो सकते हैं इसमें। Which of the following keyword is not used in the procedural language structure query language procedure? तो इसमें हम declare का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करते, इसके अलावा begin, exception and end इस्तेमाल होते हैं। Logically speaking, in general, it is a good idea to set the value of the checkbox making of the other values property to the value of the property। तो इसके लिए जो दुरुस्त ऑप्शन बनती है value when checked। The summary column can be used to display। इसके लिए हम total, maximum value और average value को represent कर सकते हैं। तो all of these is the correct option। Column names used and reports are global। Records that are displayed by a form can be added if the mode of the corresponding query is normal. A particular time of computation, the value of counting semaphore is 7. Then the 2p operations and xv operations were complete on this semaphore. If the final value of semaphore is 5, the x will be। तो इसकी कैलकुलेशन की तो ये 18 इसका दुरुस्त जवाब बनता है। और ये कैसे बनता है? इनिशियली जो सेमाफोर्स की वैल्यू दी गई है वो है 7 और फिर उसके बाद हमने 20p ऑपरेशंस परफॉर्म किए और फिर फाइनली हमने p ऑपरेशंस के बाद देखा कि 7 माइनस 20 तो ये माइनस 13 हो गया। फिर उसके बाद हमने v ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो माइनस 13 प्लस इक्वल टू 5 होना चाहिए क्योंकि फाइनल वैल्यू हमारे पास 5 है। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू निकलती है वो है 18। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।